Good morning, friends. I am Kuldeep from US College of Education, Roorkee, Rohtak. Today we discuss Piaget theory of cognitive development. अगर बच्चे प्याजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी की बात की जाए तो हमारे जितने भी टीचर एलिजिबिलिटी की एग्ज़ाम हैं वहाँ सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरी बन जाती है, क्योंकि इस थ्योरी में से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन 100% हर टीचर एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम में आता ही आता है. So let's we start Piaget theory of cognitive development. फर्स्ट ऑफ ऑल बात की जाए जीन प्याजे. हु इज जीन प्याजे? जीन प्याजे जो थे वो एक स्विस बायोलॉजिस्ट थे, फिलोसोफर थे और एक साइकोलॉजिस्ट थे, जिनका जन्म जो था वो स्विट्जरलैंड में 9 अगस्त 1896 को हुआ. और इन्होंने लगभग 21 वर्ष की आयु तक इन्होंने अपनी पीएचडी की उपाधि धारण की और बहुत सारे रिसर्च पेपर पब्लिश किए. उसके पश्चात इन्होंने 1922 के आसपास इन्होंने क्या किया, अल्फ्रेड बिनेट की लेबोरेटरी में काम किया. अल्फ्रेड बिनेट कौन थे? अल्फ्रेड बिनेट जो थे वो एक जिन्होंने इंटेलिजेंसी का फर्स्ट टेस्ट दिया था. तो उनके साथ इन्होंने लेबोरेटरी में काम किया, जहाँ पर इनका इंटरेस्ट जो था वो बायोलॉजी के साथ साथ साइकोलॉजी में क्रिएट हुआ. और इन्होंने बहुत सारे इस दौरान 1922 से लेकर 1936 तक इन्होंने बहुत सारे बच्चों को ऑब्जर्व किया. और जिन बच्चों को ऑब्जर्व करने के पश्चात इन्होंने क्या किया कि एक थ्योरी का डेवलपमेंट किया, जिसे पियाजे थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट का नाम दिया गया. पियाजे का मानना था कि बच्चे जो हैं वो नॉलेज को ना तो लर्न करते हैं, ना ही वो किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर सीखते हैं. कैसे कहते हैं कि बच्चे जो हैं नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं, वो निर्माण करते हैं, खुद बनाते हैं. वो जिस बिहाफ पर उन्होंने क्या किया, उनकी थ्योरी को या तो हम कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी या कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच, कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी का नाम देते हैं. पियाजे की जो मृत्यु है वो 16 सितंबर 1980 को हुई थी. तो अगर बच्चे बात की जाए, अगर हम बात करें व्हाट इज कॉग्निशन की. कॉग्निशन क्या है? कॉग्निशन जो है ऑल मेंटल एक्टिविटी. कितनी सारी आप काम करते हो, सोचते हो, ठीक है, किसी चीज़ को रिमाइंड करते हो, किसी चीज़ को रिकॉल करते हो, कोई नॉलेज है, वो सारे के सारे क्या हैं? कॉग्निटिव. अगर हम कहें तो नॉलेज जो है वो सारा का सारा ज्ञान जो है वो सारा का सारा जो है कॉग्निशन कॉग्निटिव है. अगर बात की जाए व्हाट इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट. कॉग्निटिव डेवलपमेंट हाउ ए पर्सन परसीव. भाई कोई पर्सन जो है वो नॉलेज को किस तरीके परसीव कर रहा है, थिंक कर रहा है, या उस चीज को समझ रहा है जो उसके एनवायरनमेंट में घटित हो रहा है. किसके थ्रू? उसकी सेंसेस के थ्रू, उसके लर्निंग फैक्टर्स के थ्रू, उसके एक्सपीरियंसेस के थ्रू. उन सभी के थ्रू वो जो चीजें ग्रहण कर रहा है, वो परसीव करना, थिंक करना, अंडरस्टैंड करना, वो जो सारी की सारी प्रोसेस कहलाई वो कोग्निटिव डेवलपमेंट कहलाई. अब प्याजे की जब बात करते हैं कोग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी, तो प्याजे ने क्या कहा कि ह्यूमन माइंड के दो एस्पेक्ट्स हैं. फर्स्ट एस्पेक्ट की उन्होंने बात की है कोग्निटिव स्ट्रक्चर, संज्ञानात्मक संरचना. दूसरा उन्होंने कहा कोग्निटिव फंक्शनिंग, संज्ञानात्मक कार्य प्रणाली. जब हम बच्चे संज्ञानात्मक स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो प्याजे कहता है कि सेट ऑफ मेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड कैपेसिटी. कि प्याजे कहता है कि जो हमारी मानसिक संगठन या उसकी क्षमताएं, मानसिक क्षमताएं, उन सब का जो सेट है, संगठन जो है, वो क्या कहलाया? कॉग्निटिव स्ट्रक्चर की बात की. कॉग्निटिव स्ट्रक्चर अगर हम बारे मानसिक क्षमताएं या ऑर्गेनाइजेशन की बात जो हमने भी होगी, उन सब का एक मिला जुला ढांचा की बात कर सकते हैं, वो चीज हम कॉग्निटिव स्ट्रक्चर कहते हैं. और कॉग्निटिव स्ट्रक्चर में पैजे ने कहा कि हर बच्चा जो है वो कुछ एबिलिटीज के साथ पैदा हुआ है. जैसे अब ये आप भी बात देखते हो, बच्चे कोई बच्चा जब पैदा होता है, किसी ने उसको देखना नहीं सिखाया, किसी ने उसको पलक झपकाना नहीं सिखाया, किसी ने उसको सांस लेना नहीं सिखाया, ठीक है. ये सारी सारी चीजें जो हैं वो जब पैदा होता है उसी के साथ साथ उसमें वो एबिलिटीज. और प्याजे ने इन एबिलिटीज को क्या किया है? इन एबिलिटीज को स्कीमा का नाम दिया है.
या स्कीमाज का नाम दिया है। अगर इसी के साथ बच्चे बात करें, स्कीमा जो है वो पॉइंट हम पूछ सकते हैं कि हमारा जो क्या नाम उसका, जो सीटेट या केवीएस के एग्जाम आते हैं, एचटेट के एग्जाम आते हैं, तो वहाँ पूछ सकता है स्कीमा क्या है, वो इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ किसका, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर का। तो बच्चे बात की जाए स्कीमा या स्कीमाज की बात की, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं स्कीमा की। स्कीमा क्या है? स्कीमा यूनिट ऑफ नॉलेज is related to one aspect of world including object action और आपकी जो कॉन्सेप्चुअल जो पॉइंट्स हैं वो सारी की सारी चीजें क्या हैं, स्कीमा कहलाए। अगर बच्चे एक और बात की जाए स्कीमा की, यहाँ पर स्कीमा को अगर हम बात कहें कि जर्नलाइजेशन जिस चीज पर आप कर सकते हो वो स्कीमा है। जैसे अगर हम बात करें कि एक पर्सन जो है इन्वायरमेंट के साथ जो उसमें इनबिल्ट एबिलिटीज हैं, जो पैदा हुआ था उसके साथ जो एबिलिटीज उसके साथ, उन एबिलिटीज को जब वो इन्वायरमेंट के साथ उस पर काम करता है तो वो स्कीमा कहलाया। हम एक यहाँ पर रखो कि जर्नलाइजेशन जिन चीजों पर आप कर सकते हो वो स्कीमा। और स्कीमास क्या है? ऑर्गेनाइज पैटर्न ऑफ बिहेवियर कॉल्ड स्कीमा। अगर देखो बच्चे एक बात की जाए यहाँ पर, अगर एग्जांपल मैं दूं, जैसे अभी अभी कहा जाए कि एक बच्चा जो है वो स्कूल जाता है, तो क्या करता है, उसकी स्कूल जाने पर उसने क्या किया, रूटीन की कुछ चीजें हैं उसकी, जैसे उसने क्या किया, उसने जो उसकी कॉपी है, बुक्स हैं, ठीक है, उनके उनको जो मतलब जिस जो डेली के उनके लेक्चर्स हैं उसके अकॉर्डिंग उनको ले लेता है, ठीक है। उसके अलावा क्या करता है, वो स्कूल की ड्रेस पहनता है, जूते पहनता है, या फिर उसके साथ साथ उस जैसे जो पैटर्न वो डेली के कर रहा है जब वो स्कूल जा रहा है, तो वो सारी की सारी रूटीन के जो पैटर्न हैं वो सारे के सारे क्या हैं, स्कीमाज का नाम दिया है। अगर मैं एक और एग्जांपल अभी थोड़ा सा ना, जब भी बच्चे अगर बात की जाए, जैसे प्याजे ने कहा स्कीमा के बारे में कहा, मंगल की बुक आप पढ़ते हो तो मंगल की बुक में आपको मिलेगा स्कीमा क्या है। उसने कहा कि बच्चा इनबिल्ट क्या है, कि वो सकिंग है, ठीक है। उसके बाद लुकिंग है, रीचिंग है और ग्रैपिंग का नाम दिया, ठीक है। ये ईच जो बात की उन्होंने, जैसे पहली बात की सकिंग की बात की है, ठीक है, दूसरी उसने लुकिंग की बात। अगर हम इंडिविजुअल बात करें वो स्कीमा आ जाए। अगर मैं पैटर्न की बात करूं, देखो बच्चे ने क्या किया, पहले सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया, उसने देखा किसी चीज, सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करता है, वो देखता है, देखने के बाद वो क्या करता है, उसको पकड़ने की कोशिश करता है, पकड़ते ही उसको क्या करता है, मुंह में डालने की कोशिश करता है। तो एक पैटर्न है उसका डेली का, ठीक है। वो फिर वो सारी की सारी, जब ये सारी चीजें इकट्ठी मिल गई हैं तो वो क्या कहलाया, स्कीमास। इंडिविजुअल जब हमने बात की, लुकिंग की बात की तो स्कीमा है, रीचिंग की बात की स्कीमा है, सकिंग की बात की स्कीमा है, हमने जब ग्रैपिंग की बात की, खाने की बात की, तो वो स्कीमा है। लेकिन जब मैं एक ऑर्गेनाइज पैटर्न की बात करता हूँ कि पहले बच्चा देखता है, फिर उस तक पहुंचता है, फिर उसको पकड़ता है और फिर उसको मुंह में डालता है, तो ये जो पैटर्न बना है ये स्कीमास कहलाया है। अब बच्चे कॉग्निटिव फंक्शनिंग की बात की जाए तो कार्य प्रणाली की काम कैसे करता है। अगर हम यहाँ बात करें, प्याजे ने कुछ बुक्स में आपको अलग अलग वर्ड मिलेंगे और कुछ बुक में आपको ये इकट्ठे ही अडेप्टेशन मिल जाएगा। अडेप्टेशन में क्या कहा गया है कि अडेप्टेशन के पार्ट्स हैं एसिमिलेशन, एकोमोडेशन और इक्विलिब्रेशन। अगर यहाँ बात की जाए अडेप्टेशन, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन और इक्विलिब्रेशन, अगर इन सब की बात की जाए तो ये कहीं कहीं आपको डिस इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। ये बहुत कम बुक्स में मिलेगा डिस इक्विलिब्रियम। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखने की मेन आपको ये है कि अडेप्टेशन क्या है, एसिमिलेशन क्या है, अकोमोडेशन क्या है और इक्विलिब्रेशन क्या है। तो फर्स्ट जब हम बात करते हैं एसिमिलेशन की, एसिमिलेशन क्या है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग नॉलेज या स्कीमा। देखो बच्चे, अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल की बात की जाए कि एसिमिलेशन है क्या, एसिमिलेशन जो है मेंटल ऑपरेशन की बात करते हैं। जैसे एक बच्चे ने क्या किया, किसी जैसे उस बच्चे ने, स्कीमा क्या है, बच्चे को पहले मुंह में मतलब किसी चीज को रखने की बात हम करते हैं स्कीमा, और उसके सामने अगर आप कोई भी चीज दोगे तो बच्चे ने फटाक से क्या किया, उसको
अपने मुंह में डाल दे, क्योंकि उस जिस चीज से को वो जानता है उसके साथ जब जो एक्टिविटी कर रहा है वो सारी चीजें क्या है। मान लो बच्चे को कार चलाना आता है, ठीक है, कार चलाना आता है, तो अगर उसको आप एक छोटा सा कुछ और चार पहियों वाली कोई चीज दोगे जिसको पुश करने के बाद चल पड़ता है, तो वो क्या कहलाया, वो जब उसको हाथ में लेता है तो उसको पुश करता है तो वो भी चल पड़ती है। तो पुरानी चीज के साथ नई चीज को जब उसने एडजस्ट कर लिया है, यहाँ पर सॉरी, पुरानी चीज के साथ नई चीज की अब बात आई तो उसने उसी के पुराने पैटर्न के अकॉर्डिंग ही उस पर अपनी बात रखी। यहाँ पर हम दूसरा एग्जाम्पल ये भी ले सकते हैं कि बच्चा पहले एक चिड़िया को जानता है और चिड़िया को देखने के बाद उसने क्या किया, उसने एक दिन एरोप्लेन जाता हुआ देखा तो उसने फटाक से कहा मम्मा एरोप्लेन। तो क्या किया उसने, पहली चीज को दूसरी के साथ बात कर ली। अगर मैं यहाँ पर एक और एग्जांपल की बात की जाए या फिर हम पहले बात करते हैं मैचिंग बिटवीन फिजिकल एनवायरनमेंट और कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। अगर देखो जी यहाँ अगर हम बात करें कि एक बच्चा है, पहले वो क्या करता है, क्योंकि स्कीमा की हम बात कर रहे हैं, स्कीमा में हमने बच्चे को स्किंग करना आता है, ठीक है, दूध पीना आता है, ठीक है, सब करना आता है। आप क्या करते हैं, बच्चा जब दूध पीता है तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी एज बढ़ती है। एज बढ़ने के साथ साथ क्या हुआ कि उसने उसकी माँ के दूध से उसका पेट नहीं भरे, क्योंकि उसकी उम्र बढ़ गई, उसकी उसकी क्या है, उसकी भूख भी और ज्यादा बढ़ी। तो अब क्या करते हो, उसको आप निप्पल का दूध पिलाना शुरू कर देते हो। बच्चा क्या करता है, उसको निगलना ही, क्योंकि उसको सकिंग करना आता है तो वो निप्पल को भी सक करके ही पीता है। फिर आप क्या करते हो, उसके साथ साथ उसको क्या कर दिया आपने, आप जब बच्चे की उसकी फिर और भूख बढ़ी, एज बढ़ी, उम्र बढ़ी, तो बच्चे की फिर और उम्र भूख बढ़ी, तो बच्चे को आपने क्या किया, चम्मच से दूध पिलाना शुरू किया। जब चम्मच से दूध पिलाओगे तो फिर उसकी जो क्या नाम है, उसकी भूख और बढ़ेगी, मतलब एज बढ़ी भूख और बढ़ेगी। फिर आपने क्या किया, उसमें बिस्किट घोल के, दलिया, खिचड़ी, जो भी आपने एक लिक्विड फॉर्म में उसको दे सकते हो, वो फिर आपने क्या किया, चम्मच के साथ उसको खिलाना या पिलाना शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता यही चीजें क्या है कि फिर आप उस पर रोटी पे आ जाओगे, रोटी को क्या कर आप उसको बिल्कुल बारीक ऐसे मसल कर आप उसको खिलाते हो, तो वो हम इस तरीके क्या कि बच्चे की फिर उसके बाद पुरानी मतलब स्कीमा के साथ हम नई चीज को एडजस्ट कर रहे हो और बच्चा उसी पर पुरानी चीज की स्कीमा की तरह ही रिएक्ट कर रहा है, या उसमें जो नॉलेज है उसके तरीके ही वो रिएक्ट कर रहा है। अकोमोडेशन क्या है बच्चे, अकोमोडेशन एडजस्ट और अकोमोडेट न्यू वे ऑफ थिंकिंग, एक नए वे से सोचने का तरीके की बात की इन्होंने। जैसे अभी हम बात करें कि एडजस्टिंग स्कीमा टू फिट न्यू इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंस और बिहेव इन प्लेस ऑफ एसिमिलेशन और दी सेम ओल्ड फैशन। देखो बच्चे, अगर मैं अभी यहाँ पर एक बच्चे को उदाहरण दिया जाए कि बच्चा एक खिलौने के साथ खेल रहा है, जैसे मैंने अभी कहा कार के साथ खेल रहा है बच्चा, आप उसको ट्रैक्टर दोगे तो वो सेम रिएक्शन करेगा, ठीक है। अब नई चीज मैं ट्रैक्टर दोगे, चार पहियों वाली, तीन पहियों वाली, दो पहियों वाली चीज दोगे तो वो क्या करेगा, उसको चलाएगा, वो तो एसिमिलेशन की बात आ गई। अब यहाँ मैंने बच्चे को क्या किया, बच्चे को टेडी दे दिया, बच्चे ने क्या किया, उसके पुराने तरीके की तरह ही उस पर बिहेव किया, एसिमिलेशन की तरीके ही बिहेव किया। क्यों किया, क्योंकि वो पुरानी चीज जानता था, अब उसने नई चीज आई तो उसने उसने देखा कि अब इसके साथ कैसे खेलना है, तो वो है, क्योंकि उसको पुश करेगा तो गिर जाएगा, तो नहीं वो बैठा भी नहीं रहेगा, उसको क्या करना पड़ेगा, अब नए तरीके उसको क्या करना, गोद में लेके खिलाना है या उसको ऐसे रख कर उसके साथ खेलना है। तो वो क्या है, ऐसी मिले पुरानी चीज के साथ नई चीज को एडजस्ट कर देना। जैसे मैंने एक अभी बात की कि अब बच्चे ने क्या किया, चिड़िया की बात की, चिड़िया ने जब उसने एरोप्लेन देखा तो फटाक से कहा मम्मी ये भी चिड़िया है। जितने भी पक्षी उसको दिखाई देंगे सारे के सारे चिड़िया हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या करेगा, जब वो नई चीजों को सीखना शुरू कर देता है तो नई एक चीज के साथ नई चीज को जुड़ना, अब उसने क्या किया, पुरानी चीज के साथ, जैसे चिड़िया के साथ तो एरोप्लेन को भी चिड़िया कहा, लेकिन जब उसने नई चीज को जान लिया कि ये एरोप्लेन है, ये चिड़िया है, तो अब उसके पास दो चीजें हो गई, दो ज्ञान हो गए। तो वो उन चीजों के साथ उसने नए वे से सोचना शुरू कर दिया कि एरोप्लेन भी ऐसे उड़ सकता है जैसे चिड़िया उड़ती है, कौवा भी ऐसे उड़ सकता है जैसे चिड़िया उड़ सकती है, ऐसे ही दूसरे जो पक्षी हैं वो भी इसी तरीके उड़ सकते हैं जैसे कि जैसे
चिड़िया उड़ती है। तो इस तरीके की जो हम बात करते हैं एकोमोडेशन की। और इक्विलिब्रेशन क्या है बच्चे? इक्विलिब्रेशन में क्या है? इक्विलिब्रेशन एक किस्म से मैचिंग बिटवीन या जो हमारा एसिमिलेशन और अकोमोडेशन है उस चीज को बैलेंस बनाने का जो काम करती है वो इक्विलिब्रेशन है। तो यहाँ पर इतना ही आपका काफी है। और डिस इक्विलिब्रियम की बात की जाए बच्चे, जब बच्चा क्या करता है, जब कोई पर्सन जब बच्चे के पास क्या किया जाता है कि उसकी पहले मतलब उसको कोई घटना उसके सामने आई, नई घटना उसके सामने आती है और वो पहले की तरह उसमें क्या करता है, उस पर रिएक्शन करता है, लेकिन उसमें कई तरह के जो है वो विघ्न उत्पन्न हो जाने हैं। जैसे मान लो मैंने कहा कि बच्चे ने क्या किया, अपने बच्चे ने क्या करना, सिर्फ लिक्विड चीजें ही खानी सीखी थी। अब उसको आप रोटी का टूक देते हो तो क्या होगा, वो उसको भी जैसे लिक्विड को पिया जाता है ऐसे पिएगा और उसके गले में अटक जाएगा। तो क्या हुआ, डिसइक्विलिब्रेशन होगा वहां पर। तो इसलिए डिसइक्विलिब्रेशन को समझना इसलिए यहाँ पर जरूरी है कि इक्विलिब्रेशन क्या है कि एडजस्ट अकोमोडेशन और एसिमिलेशन के बीच बैलेंस बनाना, एक स्टेज से दूसरे स्टेज पर जाने की बात कही है। लेकिन डिसइक्विलिब्रेशन जब आपको पुरानी चीज के साथ पुरानी चीज और नई चीज में सेम रिएक्शन करते हो और आपको जो बाधा मिलती है, जो आपको प्रॉब्लम आती है, वो डिसइक्विलिब्रेशन है। तो उसको मैंने इतना ज्यादा डीप उसमें नहीं कराना था, तो इसलिए मैंने उसका पॉइंट भी नहीं रखा। अब बच्चे एसिमिलेशन टू अकोमोडेशन की प्रोसेस की बात करें। जब एसिमिलेशन की बात की जाती है, एसिमिलेशन से आप क्या करते हो, इक्विलिब्रेशन करते हो, आप संतुलन बनाते हो, क्या करते हो, अकोमोडेशन जाने का। आपके सामने न्यू सिचुएशन आती है और नई सिचुएशन, जैसे मैंने कहा कि आपने क्या किया, लिक्विड खाना पीना आता था, लेकिन जब आपको रोटी का टूक दिया गया, चपाती का एक टुकड़ा दिया गया, तो आपने उसको खाया, तो खाओगे तो आप चबा के थोड़ी ना खाओगे, आप उसको डायरेक्ट निगलोगे। तो निगलने पर क्या हुआ कि आपको प्रॉब्लम हुई, तो वो जो फिर क्या होगा, नई चीज पर आप उसमें इक्विलिब्रेशन बनाकर आप उसमें अकोमोडेशन तक पहुंचोगे। जैसे ही अकोमोडेशन हो गया, वो आपका क्या होगा, वापस एसिमिलेशन बन जाएगा। जिस चीज की नई चीज के बारे में ज्ञान, जैसे मैंने कहा चिड़िया के साथ आपको एरोप्लेन का पता चला, तो आपने क्या किया, फटाक से क्या किया, अब जब एरोप्लेन के बारे में आप जानेंगे तो एसिमिलेशन होगा। जब तक एरोप्लेन को नहीं जानते थे तब तक वो क्या था, अकोमोडेशन था। अब बच्चे ने क्या किया, यही चीजें हम इसमें रख सकते हैं। अब जो स्टेजेस की बात की जाए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें से 100% आता है, क्योंकि ये तो कॉन्सेप्ट में से तो कभी कभार एक आध पॉइंट आता है, लेकिन उनको समझने के ये फायदा है कि जब आप इन स्टेजेस पर आते हो तो आप हर स्टेज पर जो हमारे स्कीमा है, एसिमिलेशन है, एकोमोडेशन है, इक्विलेशन है, वो हर स्टेज पर क्या करता है, वेरी करता है, हर स्टेज पर डिफरेंट हो जाता है। तो हम उसके लिए हमें क्या है, स्टेजेस को, उन उन चीजों को भी समझना जरूरी है स्टेजेस के साथ साथ। अब बात की जाए बच्चे, प्याजे कहता है कि हर एक यूनिवर्सल पैटर्न है, जो क्या है कि यूनिवर्सल पैटर्न है 4 स्टेजेस का, कि हर बच्चा जो है इन पैटर्न को फॉलो करेगा ही करेगा। तो इसलिए इसको कोई भी ऐसा बच्चा नहीं, ह्यूमन बीइंग नहीं है जो इस चीज को फॉलो ना करे। तो हर बच्चे को इन चीजों को फॉलो करना पड़ता है। तो यूनिवर्सल पैटर्न की बात इन्होंने फर्स्ट कही है। सेकंड बात की जाए बच्चे इसकी फर्स्ट स्टेजेस की बात की, सेंसरी मोटर स्टेज 0 से लेकर उसकी बर्थ से लेकर 2 साल तक की, प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 साल से लेकर 7 साल तक, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 साल से लेकर और 11 साल तक, और लास्ट हमारी स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 से लेकर अडल्टहुड तक, या फिर कहें टीन एज से लेकर अडल्टहुड तक जो हमारी स्टेज है वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की बात की है। अब बच्चे बात की जाए सेंसरी मोटर स्टेज, देखो बच्चे सेंसरी क्या है, सेंसिस के थ्रू आपकी 5 सेंसिस जो हैं, मोटर क्या है, जो आपकी गामक क्रियाएं हैं, जो आपकी गामक क्रियाएं हैं वो मोटर स्टेज हैं।
तो हम बात करते हैं 0 से 2 साल की जब बात की जाएगी, तो फर्स्ट हम कहेंगे कि इस स्टेज पर क्वेश्चन किस तरीके आते हैं कि बच्चे जो हैं इस कौन सी स्टेज में सेंसेस के थ्रू सीखते हैं, तो वो यहाँ पर आप देख सकते हो सेंसरी स्टेज, सेंसेस आर टीचर। यहाँ पर जो है टीचर जो उसकी 5 सेंसेस हैं, जो क्या करते हैं उसको वर्ल्ड का ज्ञान कराते हैं। ठीक है, जो उसके आसपास का इन वर्ल्ड का ज्ञान या इन्वायरमेंट की बात आप कह सकते हो कि उसका ज्ञान कराना जो है वो हम कह सकते हैं कि भाई इस स्टेज के अंदर टीचर सेंसेस हमारी टीचर है, और साथ में क्या है जो हमें वर्ल्ड को इसके साथ रूबरू करवाती है, इन्वायरमेंट के साथ रूबरू करवाती है। रिफ्लेक्ट और नेचुरल रिस्पॉन्स, अगर देखो जी यहाँ पर थोड़ा सा इसकी अगर हम बात करें, कई बुक में आपको मिलेगा कि इसकी कुछ स्टेजेस हैं, जैसे 4 मंथ तक के बच्चे के लिए, फिर 4 मंथ के बच्चे के लिए, फिर 5 to 7 मंथ के लिए, इस तरीके की स्टेजेस भी हैं। लेकिन मैं एक जर्नल सी बात यहाँ पर बता देते हैं कि जो यहाँ पर रिफ्लेक्शन है, जिसको आप कहते हो कि प्रतिवर्ती क्रियाएं सॉरी प्रतिवर्ती क्रियाएं। अब बच्चे यहाँ पर जो हैं, बच्चे जो हैं, जैसे मैं 4 महीने की बात की जाए तो फर्स्ट जब मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर जो है मोस्टली जो जन्म से लेकर जैसे 30 वर्ष तक 30 दिन तक के बच्चे के लिए क्या करता है, सिर्फ उसके सामने क्या है कि उसको शक करने के रिलेटेड कोई काम नहीं आता, कुछ नहीं आता। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें 4 महीने तक की अवधि की, 1 महीने से जैसे 4 महीने की अवधि की बात की जाए, तो वहाँ पर बच्चा क्या करता है कि वहाँ जो सर्कुलर जो उसकी जो एक्टिविटी 1 महीने के अंदर, जैसे मैंने कहा कि पहले महीने के अंदर वो शकिंग करता है, पलके झपकाना, हाथ हिलाना, गर्दन वो करना। तो सेकंड जब बात करते हैं 4 महीने के बच्चे की, तो बच्चा क्या करता है आहिस्ता-आहिस्ता उसको सर्कुलर कि उसको दोबारा से रिपीट करना, मतलब कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनको बच्चा क्या करता है बार-बार रिपीट करता रहता है। इसके अलावा अगर हम बात करें और भी चीज़ों की, बच्चा क्या करता है, जो छोटा बच्चा होता है उसके सामने कोई चीज़ दो, कभी वो इस हाथ से इधर कर देगा, कभी इस हाथ से इधर कर देगा, मतलब उल्टना-पुल्टना शुरू कर देता है। या फिर वो क्या करता है कि या फिर वो सुनने की या उसकी देखने की, आपके बोलने के बाद थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स करना शुरू कर देता है। तो वो नेचुरल रिस्पॉन्स की बात हम कर सकते हैं, रिफ्लेक्ट उसकी एक्टिविटी की, प्रतिवर्ती क्रियाओं की। सॉरी। कोऑर्डिनेट की जब बात की जाए, कोऑर्डिनेट क्या है कि बच्चा यहाँ पर क्या करता है, वो जैसे अपने हाथ में और मुंह में कोऑर्डिनेट करने की बात रख सकते हैं। ठीक है, इसमें बच्चा क्या करता है, चीज़ों के बीच हर चीज़ के साथ उसको कोऑर्डिनेट, वो अपने जैसे मैं कहता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा क्या करता है, उसका सर जो होता है उस सर पर बैलेंस बनाने की कोशिश करता है, जिसका हेड है उस पर बैलेंस, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो उस टाइम पे उसका सर बड़ा होता है और धड़ छोटा होता है। तो इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करता है, वो अपने सर को बैलेंस करने की कोशिश करता है। फिर क्या करता है, वो अपने हाथ पाँव को बैलेंस करता है। जैसे मैं बात करूँ कि वो पहले हाथ को, पूरे हाथ को हिलाना, फिर हाथ के साथ फिर वो आधे हाथ को हिलाना, फिर उसके बाद मतलब पूरे हाथ को, फिर उसके बाद कोहनी से लेकर हाथ तक को, फिर पंजे को, इस तरीके क्या करता है कोऑर्डिनेट करना, या मुँह में और चीज़ें जो उसके पास हाथ में जो चीज़ें होंगी उसको मुँह तक लेके आने की चीज़ें जो हैं वो कोऑर्डिनेट करने की बात उन्होंने कही है। और क्यूरियोसिटी मोटिव की जब बात की जाए बच्चे, यहाँ पर जो बच्चा है वो क्या करता है, क्रिएटिव होता है, उत्सुक होता है किस चीज़ को। जैसे मान लो कई बार आपने बच्चा देखा होगा कि क्योंकि आपके घर में या आप भी छोटे रहे हो, तो उस सिचुएशन पर क्या है कि मैं कहूँ कि बच्चा जब छोटा होता है तो उसने क्या किया, उसके हाथ में कोई चीज़ दोगे तो वो फेंक फेंक देगा, फिर उसको फिर दोबारा उठाने जाएगा, फिर उसको फेंक देगा, फिर उठाएगा, फिर फेंक देगा। इस तरीके की उसको कुछ करने की क्यूरियोसिटी सी रहती है, वो हमेशा उत्सुक रहता है कि कुछ नया करूँ मैं। और इमिटेटिव कॉपीड बिहेवियर, यहाँ पर एक बच्चे की जो बात की जाए बच्चे, वो क्या करता है कॉपी बिहेवियर, तो बिहेवियर को कॉपी करने की कोशिश करता है, इमिटेट कि जैसे नकल करता है। ठीक है, इमिटेट का मतलब है नकल करना, किसी चीज को कॉपी करना। ठीक है, तो कॉपी करना वो चीजों को, जैसे बच्चा उसके पेरेंट्स ने किया है तो वो सेम उसकी कॉपी करने की कोशिश करता है यहाँ पर। अब यहाँ पर कैपेबल ऑफ एंगेजिंग इन गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी बाय द एंड ऑफ द स्टेज, इस स्टेज के एंड तक क्या करता है बच्चा कि वो गोल
रिलेटेड एक्टिविटी करता है। जैसे कि अभी एग्जांपल दिया जाए कि बच्चे ने क्या किया, बच्चे को कहा जाए कि अगर बच्चे बात की जाए यहाँ पर कि जब गोल रिलेटेड डायरेक्टेड एक्टिविटी की बात की जाए कि बच्चे को खिलौना दे दिया जाता है, अगर आप उसको अपने पीछे छिपा लेते हो तो बच्चा क्या करता है, उस चीज़ को ढूंढने की कोशिश करता है। कई बार आपके पास कपड़ों के बीच में छिपा दिए तो बच्चा उसको उल्ट पुल्ट करके उसको निकालने की कोशिश करता है इस स्टेज के एंड तक। और बच्चे इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, बहुत बार ये चीज़ पूछी जा चुकी है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट परमानेंस की जिन्होंने बात की है कि इस स्टेज में जो है लास्ट में ऑब्जेक्ट परमानेंस की ऑब्जेक्ट का स्थायित्व हो जाता है। जैसे मैं अभी बात की जाए, कई बार आप क्या करते हो कि आपने क्या देखो, घर में कुछ मेंबर्स, घर के मेंबर्स हैं और बच्चा क्या करता है, जिन मेंबर के साथ वो ज्यादातर रहता है तो उनकी इमेज उसकी सामने आ जाती है। जैसे मैं एक और एग्जांपल दिया जाए कि बच्चे को क्या करते हो, आप फोन दिखाते हो, ठीक है, फोन दिखा दिया और उसको हटा लिया, सिर्फ दिखा दिया और हटा लिया, तो उसके लिए वो क्या है कि ऑब्जेक्ट है ही नहीं। लेकिन जब आप उसको क्या करते हो, उसमें कुछ कार्टून या कोई एक्टिविटी कर चलाकर उसको दे देते हो, तो बच्चा क्या करता है, उसको देखता है, तो थोड़े टाइम के बाद उसमें क्या होगा कि उस फोन की हैबिट हो जाएगी, या ऑब्जेक्ट फोन उसके सामने है कि अगर फोन उसके सामने से हटा लीजिए तो रोना शुरू कर दे। तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट परमानेंस की बात इस तरीके से करते हैं कि फोन को सिर्फ दिखाया है, उसको दिया नहीं, तो वो क्या होगा, वहां पर बच्चे की क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, उसके पास, बच्चे को उसका ज्ञान है कि हाँ भाई फोन है था, लेकिन उसके सामने से हटने के बाद उसको दिखाई नहीं देगा तो वो है नहीं। लेकिन जब आप उसको थोड़ी देर के लिए दोगे और फिर उससे ले लोगे तो वो रोना शुरू कर देगा। और इस तरीके क्या है कि जब उसके सामने थोड़ी देर के लिए कोई चीज रहती है तो ऑब्जेक्ट परमानेंस में वो सेट हो जाती है बच्चे के पास परमानेंट। अब बात की जाए प्री ऑपरेशनल स्टेज ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट। बच्चे इस स्टेज से अगर बात की जाए तो इस स्टेज में सबसे इम्पोर्टेंट हमने हमने पॉइंट बात करनी है कि ऑपरेशन का मीनिंग क्या है। ऑपरेशन जो है वो कॉल्ड मेंटल प्रोसेस, जो आपकी मानसिक प्रक्रिया है वो ऑपरेशन का कही है। और इसे प्री ऑपरेशन इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें मेंटल प्रोसेस नहीं है, उससे पहले की क्रिया है, इसलिए इस स्टेज को हमने क्या कहा कि प्री ऑपरेशनल स्टेज कहा है, क्योंकि इसमें कोई मेंटल प्रोसेस नहीं है। एक और बात की जाए, कैपेसिटी टू मेंटली डू, अब कोई काम जो करने की क्षमता जो है वो आप माइंड में ही कर लो, या रिवाइजिंग एन एक्शन, आप किसी एक्शन को रिवाइज कर दो, ये दोनों चीजें क्या कहते हैं, नॉन एज ऑपरेशनल या ऑपरेशनल थिंकिंग। तो बच्चे ये हमारी जो नेक्स्ट ऑपरेशनल स्टेज आएगी, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, वहां पर बच्चों के सामने ये जो चीज है, वहां पर आप देख सकते हो कि बच्चा जो है वो मेंटली भी सोच पाता है और वो मेंटली काम भी कर पाता है या किसी एक्शन को रिवाइज भी कर पाता है। तो लेट्स आगे हम बात करते हैं इसमें। तो इसकी दो कैटेगरीज की बात की गई है, प्री कॉन्सेप्चुअल 2 से 4 साल तक की, और इनिटेटिव पीरियड की बात की, अंतर्दर्शी पीरियड की बात की तो 4 से 7 साल के बच्चे की बात करते हैं। फर्स्ट बात की जाए बच्चे, क्रूशियल स्टेज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। देखो बच्चे यहाँ पर अगर बच्चे की बात की जाए तो बच्चा लैंग्वेज सीखने के लिए बहुत क्रूशियल सी स्टेज है। क्यों? क्योंकि इस स्टेज में बच्चे ने जो है वो, क्योंकि पहली स्टेज में कॉपी बिहेवियर है, अब उसने अपने जो जिस इन्वायरमेंट में वो रह रहा है उस इन्वायरमेंट में वो जैसे उसके पेरेंट्स ने बोला उस तरीके वो क्या करता है, बोलना स्टार्ट कर दे। तो इसलिए ये स्टेज जो है वो क्रूशियल स्टेज है लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए। दूसरी बात की जाए, क्रूशियल स्टेज ऑफ एलिमेंट्री स्कूल टीचर। अब भाई सबसे क्रूशियल स्टेज यहाँ क्यों है, क्योंकि जब एलिमेंट्री स्टेज पे बात की जाए टीचर्स की, तो टीचर्स को हर चीज सोच समझकर करनी पड़ती, क्योंकि बच्चे में जैसे आप अब टीचर ने कराया गया है तो बच्चा वैसे ही सीखता है। और यहाँ पर एक और चीज है कि अगर टीचर की पास एक और भी यहाँ पर ये है कि बच्चा जो है वो क्या करता है, जैसे आप उसको डरा के धमका के बिठा लेते हो, पढ़ा लेते हो अपर क्लासेस में, लेकिन जब छोटी क्लासेस है तो उनके साथ उन जैसे ही बन के रहना पड़ता है। तो यहाँ पर इसलिए हमने क्रूशियल स्टेज का मैंने बात की है कि ये
क्रूशियल स्टेज है टीचर्स के लिए। बात की जाए बच्चे एक और टॉयज, इस स्टेज पर बच्चे जो हैं मोस्टली जो हैं खिलौनों के साथ खेलना पसंद करते हैं। एनिमिज्म की बात की जाए, एनिमिज्म होता है बच्चे जीववाद। जीववाद क्या होता है कि मान लीजिए बच्चा गिर जाता है और गिरने के बाद क्या करता है, रोना शुरू कर देता है। आप क्या करते हो, जमीन पर 2 बार थप्पड़ लगाते हो और बच्चा उसके बाद आराम से चुप हो जाता है। या बच्चे ने दीवार से टकरा गया, दीवार पर आप 2 बार उसको मारते हो तो बच्चे से कहते हो कि मैंने इसको मार दिया और ये भी। उसके लिए क्या है कि ये जो निर्जीव वस्तुएं हैं इनमें भी किसी न किसी तरीके का जीव है, इसलिए उसको एनिमिज्म की बात इन्होंने की गई है। ईगो सेंटर स्टेज, यहाँ पर जो है बच्चा जो है सिर्फ और सिर्फ आई, मैं की बात करता हूँ, मैं ये हूँ, मेरा ये है, मेरे पापा ये हैं, मेरी मम्मी ये है। तो यहाँ पर ईगो सेंटर स्टेज जो है वो आई की स्टेज है। अब बात की जाए बच्चे ने, ये बहुत बार पूछा गया बच्चे सीटेट और केवीएस के एग्जाम में, और एचटेट में भी 1-2 बार शायद आया है कि चाइल्ड थिंक फर्स्ट देन लैंग्वेज डेवलपमेंट। प्याजे के अकॉर्डिंग बच्चा, क्वेश्चन ये आता था कि अकॉर्डिंग टू प्याजे बच्चा पहले सोचता है या पहले बोलता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट पहले होती है या वो पहले सोचना शुरू करता है। तो पहले हमेशा याद रखना कि चिल्ड्रन थिंक फर्स्ट देन लैंग्वेज डेवलपमेंट, कि उसके बाद उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट होगी। जैसे बच्चे ने क्या किया, उसके सामने कोई चीज आई, कोई वस्तु आई, तो पहले उसके बारे में सोचेगा वो कैसी है, क्यों है, ठीक है, उसके बाद वो उसके बारे में बोल पाएगा। और यहाँ पर जब हम बात करें बच्चे, क्योंकि हमने प्री ऑपरेशनल स्टेज की बात की है, एक्शन ओनली, इस स्टेज में जो है एक्शन ओनली, फिजिकली हम एक्शन कर सकते हैं, मेंटली कोई काम नहीं करते, हमारा मानसिक रूप से कोई काम नहीं होता, क्योंकि इस स्टेज में हम मोस्टली फिजिकली ही चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, फिजिकली चीजों को देखते हैं। और बच्चा जो है वन वे लॉजिक और नॉट एबल टू या लैक ऑफ कंजर्वेशन। भाई बच्चा जो है सिर्फ एक ही तरीके सोचता है और उसके पास जो कंजर्वेशन जो है वो कंजर्वेशन क्या होती है बच्चे, जैसे मैं बात करूं कि आपके सामने 2 गिलास हैं, 2 सिचुएशन है। एक सिचुएशन में क्या है कि एक 5 साल के बच्चे के सामने 2 गिलास रख दिया अपने। 5 साल का बच्चा क्या करता है कि एक छोटा गिलास है लेकिन चौड़ाई में ज़्यादा, एक लंबा गिलास है और चौड़ाई में कम है। तो बच्चा कहता है कि बड़े गिलास में, जो लंबा गिलास है उसमें दूध ज़्यादा आएगा और छोटे गिलास में थोड़ा दूध आएगा। तो यहाँ पर उसकी चीज़ों को अल्टा पलटी की बात हम कह सकते हैं, वो नहीं है, तो कंजर्वेशन नियम नहीं लागू होता। तो बच्चा सिर्फ एक ही तरीके सोचता है। ट्रांडक्टिव रीजनिंग में क्या है कि बच्चे की जैसे मैं कहूँ कि एक उदाहरण दिया है, प्याजे ने दिया है उदाहरण कि बच्चा जो है वो कहता है कि मुझे झपकी नहीं मिली है इसलिए दोपहर नहीं हुई है, कि कोई लॉजिक नहीं है, उसको झपकी मिले ना मिले दोपहर तो होगी, ठीक है। लेकिन उसके लिए क्या है कि भाई जब मुझे झपकी मिलती है तब क्या होगा, दोपहर होगी, क्योंकि दोपहर में वो सोता होगा, इसलिए उसने क्या किया, झपकी की बात की कि दोपहर में अगर मुझे झपकी नहीं आई तो आज दोपहर ही नहीं हुई है। तो इस तरीके की जो वो है ट्रांडक्टिव रीजनिंग की बात की है, जिसमें कोई लॉजिक नहीं होता, जो बिना लॉजिक के चलती हैं, वो ट्रांडक्टिव रीजनिंग की बात की है। लैक ऑफ कंजर्वेशन जो मैंने भी बताया कि बच्चे ने 2 गिलास हैं उसके सामने, लेकिन उसमें क्या है कि उसको सोचने की क्षमता नहीं, उसके लिए तो बड़ा गिलास में ही ज्यादा दूध आता है। इरिव्यूएबिलिटी की बात की जाए बच्चे, अल्टा पल्टी की बात की जाए, बच्चों को अगर कोई चीज मान लीजिए, या मैंने जो गिलास की बात कर रहे थे हम, तो छोटे गिलास में दूध डाल के दिया, बच्चा कहते नहीं मैं नहीं लूंगा, इसमें छोटा गिलास में दूध है, तो थोड़ा दूध है। आपने क्या किया, उसको उस दूध को बड़े दूध गिलास में डालते उसमें ज्यादा दूध दिखने लगा, तो उसने उसको मान लिया कि हाँ इसमें ज्यादा दूध है। तो वो चीजों को उलट पुलट नहीं सकता कि भाई इसका दूध इसमें डाला है क्योंकि ज्यादा नहीं है, तो इसलिए उसमें इरिव्यूएबिलिटी की बात की जा सकती है। अब सेंट्रेशन की बात की जाए बच्चे, एक पॉइंट यहाँ पर मैं नेक्स्ट स्टेज में कराऊंगा इसके और भी डिटेल में थोड़ा सा, डिसेंट्रलाइजेशन। तो सेंट्रलाइजेशन की बात क्या है कि बच्चे ने अगर किसी चीज की, मान लो बच्चे ने किसी कलर, बच्चे के लिए कोई कलर पसंद है, उसको कोई खिलौना पसंद आ गया,
तो बच्चा चाहे उससे कितना भी अच्छा, कितना भी महंगा खिलौना दिला दो, कितनी भी अच्छी कलर दिखला दो, लेकिन उसको क्या है कि उसने अपना सेंटर जो है उस खिलौने को बना लिया कि मुझे चाहिए तो यही चाहिए, मुझे और कोई नहीं चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ पर बात करते हैं सेंट्रेशन की। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल की स्टेज की बात की, ऑपरेशनल स्टेज तो अभी मैंने आपको बताया कि ऑपरेशन की मेंटल ऑपरेशनल क्या है कि मेंटल जो प्रोसेस है वो ऑपरेशनल स्टेज है। अब कंक्रीट क्या है, कंक्रीट को अगर बात की जाए तो कंक्रीट को हम आम भाषा में मसाला बोलते हैं। चाहे वो हम जैसे अभी जहाँ पर आपने देखा होगा कि कंस्ट्रक्शन का काम चलता है और वहाँ पर आप मतलब आप जो रोड़ी या डस्ट का मसाला जो बनता है या फिर वहाँ पर सीमेंट का जो मसाला बनता है उसको कंक्रीट कहा जाता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कंक्रीट जो मूर्त बातें की गई हैं। लेटर चाइल्डहुड स्टेज, ये जो स्टेज है वो लेटर चाइल्ड जो स्टेज की बात की गई है। अब बचे वेविंग ऑफ इगोजिम। भाई यहाँ पर जो इसको ईगोसेंट्रिज्म था, जो बच्चे ने पहले आई की बात की थी, आई छोड़ दिया अब उसने क्या किया गया है कि जिस एज ग्रुप के साथ वो रह रहा है उस एज ग्रुप में क्या किया उसने, अपनी चीजों को, खिलौने का अब मैं खेल चुका हूं अब तुम खेल लो इसके साथ, कि अब उसका खिलौना क्या है कि अब हाँ मैंने तो खेल लिया अब आपकी बारी है आप खेल लीजिए। तो वो अपनी आई की भाषा को छोड़कर अब वो वी की भाषा करने लग जाता है। स्टेज ऑफ लॉजिकल थिंकिंग, अब ये लॉजिकल थिंकिंग शुरू हो जाती है, बट थिंकिंग इज बेस्ड ऑन मटेरियल वर्ल्ड सॉरी। अब लॉजिकल थिंकिंग तो है लेकिन सिर्फ मटेरियल वर्ल्ड जो उसके सामने दिखाई दे रहा है सिर्फ उसके बारे में। जैसे मैंने ऑपरेशनल स्टेज की बात की थी, ऑपरेशनल स्टेज में आप मेंटली चीजों को सोच सकते हो, नहीं जो सामने है सिर्फ उसी के बारे में सोच पाता है। मान लीजिए मैंने कहा कि बच्चे के सामने क्या है, कि बच्चे के सामने आपने कोई खिलौना दे दिया, तो वो क्या करेगा उस खिलौने के जब सामने है तो ही वो उसके बारे में सोच पाएगा। अगर वो सामने नहीं है तो उसके बारे में वो सोच नहीं सकता, उसके बारे में लॉजिक नहीं कर सकता। और चाइल्ड कैन नॉट थिंक इन एब्स्ट्रैक्शन या कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट की बात कीजिए करे या एब्स्ट्रैक्ट की बात करें, इस स्टेज में जो बच्चा है जो एब्स्ट्रैक्ट रूप में नहीं सोच सकता, वो सिर्फ क्या करता है, उसके लिए कॉन्सेप्ट नहीं है, उसके लिए क्या है सिर्फ और सिर्फ कुछ मतलब हम बात कर सकते हैं जैसे कई बार आपने कहा कि भाई आप आपकी अभी क्वेश्चंस की बात करते हैं कि जैसे कहें कि कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब आप कॉन्सेप्ट की बात की तो कॉन्सेप्ट में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मीनिंग है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी डेफिनेशंस है। लेकिन जब यहाँ पर बच्चे क्या करेंगे तो बच्चे कॉन्सेप्ट में तो कई चीजें इंक्लूड हैं, लेकिन यहाँ पर बच्चे ने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ अगर हमने कहा मीनिंग को जानो तो मीनिंग जाना, उसने सिर्फ एक पॉइंट को जाना है, उसने सारी के सारे कॉन्सेप्ट को नहीं समझा उसने। अब उसने सिर्फ एक पॉइंट की बात रखी है। नेक्स्ट बात की जाए कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज की, बच्चे कैपेबल टू डिसेंट्राइजिंग। अब मैंने जो बात अभी थोड़ी देर पहले की थी विकेंद्रीकरण की बात की थी। अब क्या यहाँ पर बच्चे ने क्या कहा, पहले मैंने कहा कि भाई बच्चे ने जो ठान लिया कि मुझे तो यही खिलौना चाहिए, चाहे वो कितना भी अजीब हो उसको पसंद आना चाहिए, लेकिन यहाँ उसको सेंट्राइजेशन को छोड़कर अब वो डिसेंट्राइजेशन की बात करनी उसने शुरू कर दी। वो विकेंद्रीकरण की बात करता है कि नहीं, अब उसने एक चीज से दूसरी चीज भी पसंद आनी शुरू कर दी। अब उसके साथ एक खिलौना तो उसको 1000 खिलौने रखे तो 1000 के बारे में सोचना शुरू कर देता। अब यहाँ पर बच्चे ने प्याजी ने एक पॉइंट बात की, ये भी क्वेश्चन कई बार आ सकता है कि आप इसको थोड़ा सा नोट करके रखिए कि फर्स्ट प्ले डिसेंट्राइजेशन एंड आफ्टर दैट कॉन्टेक्चुअलाइजेशन। बच्चा पहले क्या करता है, चीजों को विकेंद्रीकरण करता है। पहले केंद्रीकरण की बात की थी, इस स्टेज में जो है बच्चा जो है वो विकेंद्रीकरण की बात कर रहा है। पहले बच्चा जो है विकेंद्रीकरण करेगा, फिर उसके बाद में डीकॉन्सेप्चुअलाइजेशन करेगा, फिर उसके बाद में संपर्त्यों की बात वो कर पाता है। कंजर्वेशन, यहाँ पर पिछली में लैक ऑफ कंजर्वेशन था, यहाँ पर कंजर्वेशन वो क्या करता है कि बच्चे को समझ में आ जाता है इस स्टेज में कि भाई नहीं, सिर्फ दूध का उल्टा पलटा किया है,
गिलास तो सॉरी दूध सेम है, गिलास सिर्फ क्या है दिखने में अलग है, लेकिन दूध सेम है। या हम बात करें यहाँ कंजर्वेशन की बच्चे के कलर की, तो यहाँ पर हम बच्चे ने जो कलर पसंद है उनकी बात करें, तो हम यहाँ कंजर्वेशन की बात। रिवर्सिबिलिटी या रिवाइजिंग एक्शन मेंटली, बच्चा जो है अब यहाँ पर जो है रिवर्सिबिलिटी की बात करता है। यहाँ पर बच्चा जो है 4 और 2, जैसे मैंने अभी पिछली स्टेज की बात की थी, वहाँ रिवर्सिबिलिटी में क्या था, पलटा पलटी की बात की थी। तो अब उसको समझ में आ गया कि गिलास का जो एग्जांपल दिया मैंने कि दूध को पलटा किया है, ठीक है, दूध सेम है लेकिन गिलास थोड़े से अलग है। या फिर मैं एक एग्जांपल और देता हूँ, इरिवर्सिबिलिटी या रिवर्सिबिलिटी दोनों ही मैच होंगे। जब आपको ये कहा जाए कि 4 + 2 6 होते हैं, ठीक है, बच्चे को कितना भी कर लो 4 + 2 6 ही कहेगा वो। लेकिन जब मैं पिछली प्री ऑपरेशनल स्टेज की बात करता हूँ, जब मैं कहता हूँ 6 - 2 4 होते हैं, तो बच्चा उस चीज को नहीं समझ पाता। लेकिन यहाँ जो बच्चा है इस मेथड को, रिवर्सिबिलिटी को समझ जाता है। और इसके साथ साथ कॉम्प्रहेंसिव क्लासिफिकेशन सीरिएशन की बात वो किसी चीज को सीरीज में लगाना है, उसको क्लासिफाई करना है, कॉम्पेंसेशन करना है, वो इन चीजों को कर पाता है इस स्टेज के अंदर बच्चा। और इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, आगमन तर्क, बच्चा यहाँ जो है आगमनात्मक तर्क करना शुरू कर देता है। जैसे कि बात की जाए कि पहले आप कहते हो कि देखो बेटा इस पेड़ के पत्ते हैं, इस पेड़ के पत्ते हरे हैं, इस पेड़ के, तो हम यहाँ कहते हैं कि पहले हम उदाहरण देते हैं और फिर नियम की ओर जाते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, पहले हम बच्चे को उदाहरण देते हैं 2 3 4 5 और फिर कहते हैं कि ये नियम बना। उदाहरणों से जर्नलाइजेशन की ओर, जर्नल टू स्पेसिफिक की ओर हम जाने की कोशिश करते हैं। ऑपरेशनल स्टेज की बात जब हम करेंगे तो बच्चे ऑपरेशन स्टेज, अब यहाँ जो है ऑपरेशनल स्टेज, जिसको औपचारिक बात की जाए, अब बच्चा जो है फुली ऑपरेशनली मेंटल एक्टिविटी करना शुरू कर देता है, मेंटली कार्य करना शुरू कर देता है। हाईएस्ट ऑर्डर है का इसका डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग का, सोचने के तरीके का सबसे ऊपरी स्तर है। ईगोसेंट्रिज्म है यहाँ पर बच्चे, ईगोसेंट्रिज्म है क्यों, क्योंकि अब बच्चा जो है एडोलसेंस में प्रवेश कर किशोरावस्था में प्रवेश कर चुका है। और किशोरावस्था की जब बात करें हम, तो किशोरावस्था में बच्चा जो है वो ईगो, यहाँ फिर ईगो उसके पास आ जाती है, किसकी, हम की, एडोलसेंट की, किशोरावस्था की ईगो आ जाती है यहाँ पर। पिछली स्टेज में उसने छोड़ दिया, लेकिन इस स्टेज में फिर ग्रहण कर लिया इगोइज्म को। और एंगेज इन ऑपरेशनल थिंकिंग, जो ऑपरेशनल थिंकिंग की मैंने बात की थी कि मेंटली डू, कैपेबल टू मेंटली डू और कैपेबल टू रिवर्स मेंटल थिंकिंग की बात जो की थी, वो यहाँ पर करना शुरू कर दो, वो माइंड में ही अपना काम करना शुरू कर सकता है। कैपेबल टू एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और रूल्स, अब यहाँ जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, किसी भी चीज के बारे में कंप्लीट कॉन्सेप्ट बना सकता है, उसके रूल को समझ सकता है, उसकी डेफिनेशंस को समझ सकता है। तो हम यहाँ पर हम एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की बात करें। और हाइपोथेटिकल या अज्यूम बेस या डिडक्टिव रीजनिंग की भी बात हम कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि बच्चा यहाँ अज्यूम कर सकता है, मान सकता है, जैसे आप कहते हैं माना कि, ठीक है, आप यहाँ पर मान कर चल सकते हो, यहाँ पर हम बात कर सकते हैं। और डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग की जब बात की जाती है बच्चे, डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या है कि एकविध और अंतविध, ठीक है, डाइवर्जेंट और अब वो क्या करता है कि अब उसके पास जो है वो क्रिएटिव भी बन जाता है, उसकी थिंकिंग पावर दोनों तरीके, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट दोनों तरीके की थिंकिंग उसके पास आ जाती है। ट्रांसफर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अब बच्चे बात की जाए कि बच्चे को अगर किसी एक कॉन्सेप्ट के बारे में पता है, अगर उसके सामने सेम दूसरी चीज ला दी जाए तो वो क्या करता है, उसकी समझ को उस पर अप्लाई कर देगा, तो वो है ट्रांसफर ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब बच्चे एक पॉइंट और रह गया है यहाँ पे, डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग क्या है कि पहले नियम बता दिए जाए, फिर उसके बाद उदाहरण दिया जाए। जैसे बात की जाए कि
गुरुत्वाकर्षण के नियम की बात की जाए, गुरुत्वाकर्षण का नियम बता दिया जाए, आपको कहा जाए भी गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है कि कोई चीज फेंको जमीन पे आएगी। अब बच्चा क्या किया उसने, कहीं भी जाता वो जाता फेंक के देखता तो वो चीजें सारी नीचे आती है, तो वो डिडक्टिव रीजनिंग की बात की है। अब बच्चे इस थ्योरी की इम्प्लीकेशन क्या है, इम्प्लीकेशन अब पियाजे ने एक और बात कही है कि पियाजे कहता है कि कॉग्निशन जो है वो एक एबिलिटी है, ठीक है, जो जो क्या करते हैं हम सिर्फ कंस्ट्रक्ट करते हैं, जिसको हम क्या करते हैं डेवलप नहीं कर सकते, किसके थ्रू, कंडीशनिंग के थ्रू, लर्निंग के थ्रू या किसी और चीज के थ्रू आप उसको डेवलप नहीं कर सकते, सिर्फ आप क्या कर सकते हो, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्टिविज्म पर इन्होंने बात की है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सीटेट में या एचटेट में कि कंस्ट्रक्टिविज्म पर बेस्ड है और बच्चा जो है सिर्फ कॉग्निशन जो है वो एक एबिलिटी है, ना कि उसको आप डेवलप कर सकते हो। एम्फेसाइज ऑन कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच, पियाजे ने जो की थ्योरी जो है वो कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच को ज्यादा जोर देती है। दूसरी बात की जाए एक्सेप्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, पियाजे कहता है कि इंडिविजुअल डिफरेंस है, हर बच्चा अपनी गति से सीखता है, किसी पे कोई वो नहीं है, हर किसी पर्सन की क्या है, किसी चीज का निर्माण करने की अपनी क्षमता है और उसी के अकॉर्डिंग पर काम करना चाहिए। और सिंपल टू कॉम्प्लेक्स या प्रोजेक्ट मेथड की बात इन्होंने की है, बच्चे को इन्होंने कहा कि बच्चे को एक सिचुएशन दे दीजिए, बच्चा खुद उसमें क्या करेगा, खुद उससे कुछ न कुछ नॉलेज ग्रहण करेगा, कुछ न कुछ उसके बारे में सीख के आएगा, सिर्फ आपने क्या करना है, एक सिचुएशन को क्रिएट करना है, ठीक है। तो बच्चे की सीखना अपने आप कुछ नहीं कर सकते, बच्चा सीखेगा खुद। और उन्होंने बच्चे को एक लिटिल साइंटिस्ट का नाम दिया, डिस्कवरर का नाम दिया, जो डिस्कवरी अप्रोच को भी पर भी जोर देती है। और प्रोवाइड ए ब्रॉड डेवलपमेंट प्रोस्पेक्टिव ऑफ टीचर, जो टीचर जो हैं हमारे अध्यापक जो हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जो हैं, उनके लिए एक ब्रॉड डेवलपमेंट प्रोस्पेक्टिव है, जो क्या करता है बच्चों के लिए करिकुलम निर्माण करता है कि किस स्टेज पर किस तरीके का करिकुलम का निर्माण करना है हमने। और बात की जाए बच्चे को-करिकुलर एक्टिविटी हैव इक्वल इंपॉर्टेंस, भाई इन्होंने एज दैट दी करिकुलर एक्सपीरियंस, अब इन्होंने कहा कि जो करिकुलर एक्टिविटी हैं वो इक्वल इंपॉर्टेंट है, किसके, जो करिकुलर एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंसेस के इक्वल है। और अरेंज क्लासरूम एक्टिविटी, उन्होंने कहा कि भाई सेल्फ लर्निंग के लिए एनकरेज सेल्फ लर्निंग एंड उसको बढ़ावा देने की बात कही है, और जो क्लासरूम एक्टिविटी हैं उनको क्या करना, क्लासरूम एक्टिविटी को अरेंज करने में ये जो थ्योरी है वो हमारी हेल्प करती है। और डू नॉट ट्रीट चिल्ड्रन एज मिनिएचर अडल्ट, भाई बने बनाए अडल्ट के रूप में ट्रीट ना करो, उनको क्या करो, उनको बच्चों की तरह ही ट्रीट करो। दे थिंक एंड लर्न डिफरेंटली फ्रॉम अडल्ट, वो जो अडल्ट हैं उनसे डिफरेंट सोचते हैं। और प्रैक्टिकल लर्निंग सिचुएशन, और टोटली प्रैक्टिकल लर्निंग सिचुएशन पर बेस्ड हैं। और मेजर गोल ऑफ एजुकेशन आर इक्वल टू क्रिएटिव और क्रिटिकल थिंकिंग पर भी ये थ्योरी जो है वो जोर देती है। थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब एंड like and also comment. Thank you.